नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 254 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? हाइपोकैल्सीमिया का नैदानिक संकेत कौन सा है? रूसो साइन, चॉस्टेक साइन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। रूसो साइन और चॉस्टेक साइन दोनों संकेत हाइपोकैल्सीमिया मींस कैल्शियम की कमी के सूचक होते हैं, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चॉस्टेक साइन, फेशियल मसल ट्विचिंग व्हेन टैपिंग द फेशियल नर्व। रूसो साइन, कार्पल स्पास व्हेन inflating a BP cuff. Both indicate neuromuscular irritability due to low calcium levels. Next question. What is the primary action of atropine in bradycardia management? ब्रेडिकार्डिया प्रबंधन में एट्रोपिन की प्राथमिक क्रिया क्या है? ए, ब्लॉक्स पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, बी, इंक्रीजेज सिंपैथेटिक टोन, सी, डायरेक्टली स्टिमुलेट द एसे नोड, डी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लॉक्स पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक उत्तेजना को रोकना यह ब्रेडिकार्डिया के मैनेजमेंट में एट्रोपिन की प्राथमिक क्रिया होती है। एट्रोपिन इज एन एंटीकोलिनर्जिक दैट ब्लॉक्स वेगल स्टिमुलेशन। इट इंक्रीजेस हार्ट रेट बाय इनहिबिटिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो यह कहता क्या है एट्रोपिन? ब्रेडिकार्डिया का मतलब आप लोग समझते होंगे, जब भी हार्ट रेट 60 से कम हो तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। इस कंडीशन में हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हार्ट रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following conditions is associated with वैक्स स्ट्राइड? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्स स्ट्राइड से जुड़ा है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक टैम्पोनेट, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्डियक टैम्पोनेट। यहां पर एक ऐसा रोग है जो कि वैक्स रोग से जुड़ा होता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही है। बैकस्ट्राइड क्या होता है? हाइपोटेंशन, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन एंड मफल्ड हार्ट साउंड, ये बैकस्ट्राइड में आते हैं। सीन इन पेरिकार्डियल टैम्पोनेट ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन कंप्रेसिंग द हार्ट। होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हृदय को चारों ओर से एक मेम्ब्रेन घेरे होती है, जिसको कि पेरिकार्डियम कहते हैं। अब पेरिकार्डियम में होता क्या है कि जब पेरिकार्डियम में फ्लूइड बढ़ जाता है, इसको जब पेरिकार्डियल फ्लूइड अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण यह फ्लूइड करता क्या है कि हृदय को, जो हार्ट को कंप्रेस करने लगता है। फ्लूइड जब ये फ्लूइड कंप्रेस करने लगता है तो इसी कंडीशन को कार्डियक टेम्पोनेट बोला जाता है। तो इस प्रकार से इस कार्डियक टेम्पोनेट में 3 ट्रायड देखने को मिलेंगे, मतलब 3 बातें इसमें देखने को मिलती हैं। एक तो हाइपोटेंशन, पीपी कम होगा मरीज का, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन होगा, और जो हार्ट साउंड होगी ये कैसी होगी? मफल्ड होगी, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय ए वाटर हैमर पल्स? वाटर हैमर पल्स किस स्थिति में पाई जाती है? मिट्रल स्टीनोसिस, एओर्टिक रिगर्गिटेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एओर्टिक रिगर्गिटेशन में वाटर हैमर पल्स पाई जाती है। वाटर हैमर पल्स, जिसको कि कॉरिगेंस पल्स भी कहते हैं, इज ए वाउंडिंग फोर्सफुल पल्स दैट कोलैप्सेस क्विकली।
seen in aortic regurgitation due to rapid blood ejection and diastolic backflow. Next question. What is the primary mechanism of action of heparin? हेपेरिन की प्राथमिक क्रिया क्या है? Inhibits thromboxane A2, B activates antithrombin 3, C inhibits platelet aggregation, D blocks vitamin K dependent clotting factors. Correct answer is option B एक्टिवेट्स एंटीथ्रोम्बिन 3। यह हिपेरिन की प्राइमरी मैकेनिज्म होती है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हिपेरिन हमारे बॉडी का एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट होता है और यह ब्लड को अंदर हमारे ब्लड वेसल्स में जमने नहीं देता है। इसकी जो क्रिया किससे होती है, यह क्या करता है, एंटीथ्रोम्बिन 3 को सक्रिय करता है, इसलिए हमारा जो ब्लड है वो क्लॉटिंग अंदर नहीं होता है। Heparin enhances antithrombin 3 activity, inhibiting thrombin and factor X, used for rapid anticoagulation in conditions like DVT and PE. Next question. Which type of shock is characterized by warm skin and low systemic vascular resistance? कौन सा शॉक गर्म त्वचा और कम प्रणालीगत संवहनी प्रतिरोध द्वारा विशेषता रखता है? ए हाइपोवॉलेमिक शॉक, बी कार्डियोजेनिक शॉक, सी सेप्टिक शॉक एंड डी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है। सेप्टिक शॉक एक ऐसा शॉक होता है जो कि जिसके कैरेक्टर क्या होते हैं, वार्म स्किन होगी और लो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिलेगा। और सेप्टिक शॉक क्या होता है, यह अचानक से होने वाला शॉक होता है जिसमें ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। सेप्टिक शॉक काजेस vasodilation leading to low SPR and warm skin, unlike hypovolemic or cardiogenic shock which presents with cool clammy skin। तो यहाँ पर जो शॉक होते हैं इनके कुछ अलग अलग लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर जो सेप्टिक शॉक का लक्षण होता है इसमें वैसोडाइलेशन हो जाएगा, मींस ब्लड वेसल्स में क्या होगा, फैलाव हो जाएगा और जिससे कि लो एसपीआर और त्वचा गर्म हो जाएगी। जबकि जो हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है या कार्डियोजेनिक शॉक होता है इसमें क्या होता है, यह कूल क्लेमी स्किन इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which part of the nephron is primarily responsible for sodium reabsorption? नेफ्रॉन का कौन सा भाग मुख्य रूप से सोडियम पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार है? ए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बी लूप ऑफ हेनले, सी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डी कलेक्टिंग डक्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। PCT means proximal convoluted tubule reabsorbs 65% of filtered sodium, loop of Henle and DCT fine-tune sodium balance under hormonal control। इसमें से क्या होता है कि एक किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं। तो इसमें नेफ्रॉन में क्या होता है, यहां से इफरेंट आर्टेरियोल आती है और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और छना हुआ जो भी प्रोडक्ट होता है, ब्लड होता है, ये वापस ब्लड शरीर में चला जाता है। यहाँ पर जो ट्यूब्यूल होती है इसको पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं ये यहीं पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उनमें एक सोडियम भी है। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन
ईसीटी में ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन सही है। Which of the following conditions is associated with a boot-shaped heart on chest X-ray? चेस्ट एक्सरे में बूट के आकार का हृदय किस स्थिति में देखा जाता है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में चेस्ट एक्सरे में क्या बूट के आकार का हृदय मींस बूट शेप्ड हृदय। बूट को यदि हम शुद्ध हिंदी में जूते बोलते हैं तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में इस प्रकार का हृदय देखने को मिलता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट presents with a boot-shaped heart due to right ventricular hypertrophy, common congenital cyanotic heart disease. Next question. Which of the following is not a feature of nephrotic syndrome? निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषता नहीं है? प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया, हाइपरलिपिडेमिया, हीमेच्यूरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हीमेच्यूरिया। यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषता नहीं होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय मैसिव प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्बुमिनेरिया, एडिमा एंड हाइपरलिपिडीमिया। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषताएं होती हैं क्या क्या होगा? प्रोटीन्यूरिया होगा, मींस यूरिन में प्रोटीन आएगा। हाइपोएल्बुमिनेमिया मींस यूरिन में ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो जाएगी, सूजन आएगी। और हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है, जबकि हीमेच्यूरिया जो कंडीशन होती है यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस पाया जाता है? metabolic acidosis with increased anion gap, B respiratory acidosis, C metabolic alkalosis, D mixed acidosis and alkalosis। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मेटाबोलिक एसिडोसिस विथ इंक्रीज्ड एनियन गैप। बढ़े हुए एनियन गैप के साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यह असंतुलन एसिड बेस असंतुलन पाया जाता है किसमें? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। DKA results in metabolic acidosis due to ketone body accumulation। जब शरीर में कीटोन बॉडीज का एक्यूमुलेशन होने लगता है तो यह क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में परिवर्तन हो जाता है। एनियन गैप इंक्रीजेस ड्यू टू अनमेजर्ड एनियंस लाइक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the most common cause of upper GI bleeding? अपर जीआई रक्तस्राव का सबसे आम कारण क्या है? ए पेप्टिक अल्सर डिजीज, बी ईसोफेजियल वेरिसिस, सी मैलिरी बाइस टियर, डी गैस्ट्रिक कैंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पेप्टिक अल्सर। अपर जीआई ट्रैक्ट में जो ब्लीडिंग होती है उसका मुख्य कारण होता है। Peptic ulcer, gastric or duodenal are the most common cause of upper GI bleeding. Variceal bleeding is common in liver cirrhosis and patient. Next question. Which condition is associated with apple core appearance on barium enema? बेरियम इनीमा में एप्पल कोर उपस्थिति किस स्थिति में देखी जाती है? कोलन कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, डाइवर्टिकुलाइटिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलन कैंसर में बेरियम एनीमा में एप्पल कोर की प्रेजेंस देखी जाती है। एप्पल कोर लेशन रिप्रेजेंट्स अ कंस्ट्रिक्टिंग एन्युलर कार्सिनोमा ऑफ द कोलन कॉमन इन कोलोरेक्टर
cancer patients. Next question. Which type of hypersensitivity reaction is seen in anaphylaxis? एनाफाइलेक्सिस में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी प्रतिक्रिया देखी जाती है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टाइप 1. Type 1 hypersensitivity is IgE mediated and occurs rapidly. For example, anaphylaxis, allergic asthma. Next question. What is the most common cause of secondary hypertension? Primary aldosteronism, chronic kidney disease, Cushing syndrome, pheochromocytoma. Correct answer is option A, primary. करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी में सेकेंडरी हाइपरटेंशन का सबसे आम कारण होता है. CKD leads to hypertension due to fluid retention and renin-angiotensin activation. Next question. Which cardiac condition is associated with pulsus paradoxus? पल्सस पैराडॉक्सस किस हृदय स्थिति से जुड़ा है? कार्डियक टेम्पोनेट, एओर्टिक स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्डियक टेम्पोनेट. पल्सस पैराडॉक्सस इज एन एक्सग्रेटेड ड्रॉप इन सिस्टोलिक बीपी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. तो जब बीपी का कम होना 10 mg से भी कम होना, ये पल्सिस पैराडॉक्सस होता है. सीन इन पेरिकार्डियल टैम्पोनेट ड्यू टू इंपेयर्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एन एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस? नाइट्रोप्रोसाइड, लावेटालॉल, हाइड्रोलाजीन, क्लोनिडीन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लावेटालॉल हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की ड्रग है. लावेटालॉल इज ए कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज. नाइट्रोप्रोसाइड इज आल्सो यूज्ड बट requires ICU monitoring due to cyanide toxic risk. Next question. Which electrolyte imbalance is seen in tumor lysis syndrome? ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन देखा जाता है? ए, हाइपरकैलेमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया. बी, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया. सी, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया. डी, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपरयूरेसेमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है. TLS occurs due to rapid tumor cell breakdown, releasing potassium phosphate and uric acid, leads to renal failure, arrhythmias and metabolic acidosis. Next question. Which of the following is a feature of Parkinson plus syndrome? Parkinson plus syndrome की विशेषता क्या है? Early falls, no response to levodopa, autoimmune dysfunction, all of the above. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. ये सभी पार्किंसन प्लस सिंड्रोम की विशेषता होते हैं. अर्ली फॉल्स हो, नो रिस्पॉन्स टू लीवोडोपा हो या ऑटोइम्यूनिक डिस्फंक्शन हो, ये सभी पार्किंसन प्लस सिंड्रोम के विशेषता हैं. पार्किंसन प्लस सिंड्रोम have a additional features like early falls, cognitive impairment and poor levodopa response. Next question. Which of the following is the most specific investigation for diagnosing pulmonary embolism? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण
पल्मोनरी एम्बोलिज्म के निदान के लिए सबसे स्पेसिफिक है? डी डायमर टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। यह एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के डायग्नोसिंग के लिए सबसे अच्छा स्पेसिफिक टेस्ट माना जाता है। सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग पीई। पीई मीन्स यहां पर होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पता लगाने के लिए जो सबसे अच्छी टेस्ट माना जाता है, यह क्या है? सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। डी डाइमर इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग बट इट इज नॉट स्पेसिफिक। डी डाइमर भी यूज किया जाता है लेकिन यह एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of insulin is best suited for managing diabetic ketoacidosis? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के उपचार के लिए कौन सा इंसुलिन सबसे उपयुक्त है? रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, ग्लार्जिन इंसुलिन, डेटिमर इंसुलिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन is used in continuous IV infusion for rapid correction of hyperglycemia in DKA. Long-acting insulin, glargine, detamer are not used for immediate correction. Next question. Which electrolyte abnormality is most common in adrenal insufficiency? एड्रिनल अपर्याप्तता में सबसे आम इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कौन सा होता है? हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपरकैलेमिया। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। और ऐसा किसमें देखने को मिलेगा? एड्रिनल इनसफिशियंसी में। यह सबसे अधिक होने वाला इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। एड्रिनल इनसफिशियंसी लीड्स टू डिक्रीज्ड एल्डोस्टेरॉन काजिंग सोडियम लॉस एंड पोटेशियम रिटेंशन। जब शरीर में एड्रिनल की इनसफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे कि एल्डोस्टेरॉन कम होगा, जिसके कारण क्या होगा? सोडियम का लॉस होगा। मीन सोडियम अधिक निकलने लगेगा, अधिक एक्सक्रीट होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और पोटेशियम का रिटेंशन होने के कारण इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो इसको दो कंडीशन होंगी, एक तो हाइपोनेट्रीमिया की और हाइपर कैलेमिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपेरिन? हेपेरिन का प्राथमिक कार्य क्या है? इनहिबिट्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, इनहिबिट्स थ्रोम्बिन एंड फैक्टर XA, increases fibrinolysis, stimulates विटामिन के एक्टिविटी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो थ्रोम्बिन होता है और फैक्टर 10 होता है, उसको रोकना, यह हेपेरिन का प्राइमरी मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस मिस्थेनिया ग्रेविस? मिस्थेनिया ग्रेविस के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टेंसिलॉन टेस्ट, Coombs टेस्ट, सिलिंग टेस्ट, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सही हो जाएगा। टेंसिलॉन टेस्ट मिस्थेनिया ग्रेविस के लिए किया जाता है। टेंसिलॉन टेस्ट यूजिंग एड्रोफोनियम टेम्पोररली improves muscle weakness in Misthenia gravis. Next question, which antibiotic is contraindicated in pregnancy due to risk of fetal tooth discoloration? गर्भावस्था में कौन सा एंटीबायोटिक भ्रूण के दांतों के रंग परिवर्तन के रिस्क के कारण नहीं दिया जाता है? टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन या सिफेक्सोन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टेट्रासाइक्लिन इसमें नहीं देंगे, इसलिए यहां पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
टेट्रासाइक्लिन बाइंड टू कैल्शियम अफेक्टिंग फीटल टीथ एंड बोन डेवलपमेंट। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं, यह कैल्शियम को बाइंड करेंगे। जब कैल्शियम बाइंड हो जाएगा तो बच्चे के जो फीटल टीथ हैं और बोन है, इनका डेवलपमेंट रुक सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में टेट्रासाइक्लिन नहीं दी जाती है।